नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप लोगों का मेरे यूट्यूब चैनल राष्ट्रीय स्टडी पॉइंट पर। दोस्तों स्लो बोल। बहुत समय से हम लोग इंतजार कर रहे थे कि हम लोग कब तक आर्टिकल पे पहुंचेंगे। इंतजार घड़ियाँ खत्म हो चुकी है। अब हम लोग चलेंगे सीधे आर्टिकल पर। देखिए मैं कुछ लिखा हूँ। देखिए दोस्तों, क्या कि जो मैंने जो बताया था वैसा आप लोगों को भाग कि संविधान कुल कितने भाग हैं। संविधान कुल 22 भाग हैं और हर एक भाग में कितने आर्टिकल हैं। तो उसी हिसाब से हम लोग चलेंगे। मतलब मैं कोशिश करूँगा ज़्यादा से ज़्यादा भाग बताने के लिए, ताकि जल्दी से जल्दी ये खत्म हो तो मैं कोई और सब्जेक्ट उसको उठा सकूँ। तो पहले हम लोग चलते हैं भाग फर्स्ट में। भाग फर्स्ट में क्या दिया गया है कि संघ और राज्य क्षेत्र। मतलब कि संघ और राज्य क्षेत्र, मतलब भाग एक जो है संघ और राज्य क्षेत्र, कहां से कहां तक है। आर्टिकल 1 से लेकर के 4 तक क्या है, संघ और राज्य क्षेत्र है। ठीक है, उसी मतलब भाग 1 के अंतर्गत आता है ये। अब उसमें भी पहले आर्टिकल में क्या, फिर दूसरे में क्या है, तो और तीसरे में क्या है, ऐसे करते हुए मैं क्रम से सबको बताते चलूंगा। तो देखिए आर्टिकल पहला मैं लेकर चल रहा हूं मैं। आर्टिकल पहला में क्या है कि भारत अर्थात इंडिया, भारत अर्थात इंडिया क्या है, राज्यों का एक संघ है। क्या है, राज्यों का एक संघ है। ठीक है, मतलब आर्टिकल फर्स्ट क्या कर रहा है कि जो हमारा देश भारत है, मतलब इंडिया है, ये क्या है, राज्यों का एक संघ है। अच्छा, उस संघ में, उस राज्यों का जो संघ है उसके बारे में ये सारी चीजें मैं बता रहा हूँ। उसमें मैं देखा हूँ, जैसे कि देखिए मैंने कई जगह मतलब कि अंडरलाइन किया हुआ है, तो ये चीजें मैं जानबूझ के मैंने किया है और इस चीज को मैं बताऊंगा नहीं अभी मैं। इस चीज को जब अगले वीडियो पर डालूंगा उसमें से फिर चर्चा करूंगा। न बताने का कारण क्या है कि आप लोग पहले इसको देखिएगा, अगर जो चीज न समझ में आ रहा है तब उस पर कमेंट करेगा, उस चीज पर मैं तब जाके उस पर उसका विश्लेषण बताऊंगा। ठीक है, इसमें क्या है, भारतीय परिसंघ को केसी वियर ने अर्धसंघवाद कहा था। क्या कहा है कि भारतीय परिसंघ को केसी वियर ने क्या कहा, अर्धसंघवाद कहा। फिर उसके बाद दूसरे लोग हैं, ग्रेलिन ऑस्टिन ने क्या कहा था, संघवाद कहा था, जिसमें केंद्र क्या होगा, मजबूत होगा, मतलब प्रबल होगा, मतलब शक्तिशाली होगा। मॉरिस जोन्स ने इसे क्या कहा, सौदेबाजी संघवाद कहा। ये सारी चीजें बताऊंगा लेकिन अभी नहीं, आप लोग इस पर कमेंट करिएगा। उसके बाद मैं जब अगले वीडियो डालूंगा तो उसमें ये सारी चीजें आप लोगों को पूरा विधिवत और भी एक्सप्लेन कर दूंगा। पीटी चाको के अनुसार क्या है कि यह शरीर से क्या होती है, संघात्मक होती है, लेकिन आत्मा से क्या होती है, यह एकात्मक होती है। यानी पीटी चाको के अनुसार क्या है, यह शरीर से संघात्मक और आत्मा से क्या है, एकात्मक है, होती है। ठीक है, फिर क्या है, एस.आर. बोम्मई बनाम भारत संघ। एस.आर. बोम्मई बनाम भारत संघ में सुप्रीम कोर्ट ने कहा था कि जो भारतीय संविधान है, किसमें, एस.आर. बोम्मई बनाम भारत संघ में सुप्रीम कोर्ट ने कहा था कि जो भारतीय संविधान है वो परिसंघात्मक संविधान है।
ये आपका पूरा क्या है, आर्टिकल फर्स्ट का जो कि है ये पूरा ढांचा है। मतलब कि कुछ और भी चीजें हैं जो उसको मैंने जरूरी नहीं समझा है, ठीक है। इसलिए आप लोग इतना जितना मैं क्लियर किया हूँ उसमें कमेंट पे करिएगा, ताकि मैं उसको मैं देखूँ, फिर अगले जो वीडियो डालूंगा इसमें और उसका जब भी विधिवत चर्चा करूंगा, ठीक है। तो ठीक है, अब चलते हैं आगे हम लोग। चलिए अब आर्टिकल 2। देखिए अब आर्टिकल 2 इसमें क्या है, देखिए आर्टिकल 2 में क्या है कि जो नए राज्य हैं, नए राज्यों का प्रवेश, ठीक है, जो नए राज्य हैं उनका प्रवेश और उसकी क्या है स्थापना। क्या है जो आर्टिकल 2 क्या कर रहा है कि आर्टिकल 2 में क्या बताया गया है कि नए राज्यों का प्रवेश और स्थापना के बारे में बताया है। देखिए इसमें क्या है, संसद जो है, हाँ संसद क्या है कि कोई ऐसा कानून मतलब विधि, हाँ संसद जो है कोई ऐसी विधि द्वारा ऐसे निबंधनों और शर्तों को जो कि वो क्या है ठीक समझे, ठीक है। और संघ क्या है, संघ नए राज्यों के प्रवेश और उसकी स्थापना कर सकता है। तो अब देखिए क्या कर रहा है, नए राज्यों का प्रवेश और उसकी स्थापना। तो अब हम वहां से हटा सिक्किम पर लेकर चल रहे हैं। देखिए सबसे पहला काम जो 35वां संविधान संशोधन किया गया था, कौन सा 35वां संविधान संशोधन, मैंने क्या बताया था, हाँ 35वां संविधान संशोधन। 35वां संविधान संशोधन जब हो रहा था, तो इसी आर्टिकल के तहत, आर्टिकल 2 के तहत 35वें संविधान संशोधन में जो सिक्किम जो राज्य है, कौन सिक्किम, सिक्किम को 35वें संविधान संशोधन के अंतर्गत इसको कौन सा दर्जा दिया गया, संयुक्त राज्य का दर्जा मिला। संयुक्त राज्य का दर्जा किसको मिला था, सिक्किम को। अब संयुक्त राज्य का दर्जा ये क्या होता है, मतलब संयुक्त राज्य का दर्जा का मतलब ये होता कि राज्य तो है भारत का ये, लेकिन सिर्फ दिखावे के लिए था। फिर उसके बाद एक संशोधन और होता है, 36वां संविधान संशोधन। ये कौन था, 35वां संविधान संशोधन हुआ था। 35वें संविधान संशोधन के अंतर्गत सिक्किम को संयुक्त राज्य का दर्जा मिला था। लेकिन जब 36वां संविधान संशोधन किया गया था, और ये हुआ कब,
1975 में, मतलब 1975 में 36वां संविधान संशोधन किया गया था। और जब 36वां संविधान संशोधन किया गया था तो उसके बाद सिक्किम को पूर्ण राज्य का दर्जा दे दिया गया। ठीक है, देखिए 35वें संविधान संशोधन के अंतर्गत क्या होता है, संयुक्त राज्य का दर्जा दिया गया। फिर 36वें संविधान संशोधन के अंतर्गत कब हुआ था, 1975 में पूर्ण राज्य का दर्जा दिया गया। और जब 36वां संविधान संशोधन हुआ था 1975 में, तो इसको 22वां राज्य के रूप में दिया गया था। मतलब हमारा जो 22वां राज्य कौन सा है, सिक्किम है। ठीक है, क्लियर। ये है आर्टिकल 2 यहां तक। ठीक है, अब चलते हैं आर्टिकल 3 पर। आर्टिकल 3 देखिए, इसमें क्या है, जो नए राज्य के निर्माण नए राज्यों के निर्माण, ठीक है, नए राज्य के निर्माण और जो वर्तमान राज्य क्षेत्र है, ठीक है, वर्तमान राज्य क्षेत्र, जो वर्तमान राज्य क्षेत्र, सीमाएं और नामों में क्या है, परिवर्तन। ये किसके अंतर्गत होगा, आर्टिकल 3 मतलब अनुच्छेद 3 के अंतर्गत होगा। ठीक है, अब इसके लिए हमें करना क्या होगा, इसके लिए प्रावधान है। इसके लिए सबसे पहले हमें पहला काम क्या करना होगा, सबसे पहला काम राष्ट्रपति से क्या लेना पड़ेगा, पूर्वानुमति लेनी पड़ेगी। ठीक है, मतलब क्या कर रहा है, ये काम करने के सबसे पहले क्या करेंगे, राष्ट्रपति से हम लोग क्या करेंगे, अनुमति लेंगे। ठीक है, फिर उसके बाद ये अनुमति राष्ट्रपति से अनुमति कौन लेंगे, जैसे कि केंद्र सरकार से होगा। फिर उसके बाद दूसरा काम, जो राज्य की जो विधानसभाएं होती हैं, ठीक है, जो राज्य की जो विधानसभा, या अब देखिए राज्य की विधानसभा या फिर जैसे कि चाहे एक राज्य हो या फिर 2 राज्य हो, तो जब 2 राज्य हो जाएंगे तो कई विधानसभा में जाएंगे, तो या विधानसभाओं, ठीक है, यानी कि सबसे पहला काम क्या करना पड़ेगा, राष्ट्रपति से अनुमति लेनी पड़ेगी। फिर उसके बाद जो विधानसभा है या फिर जो विधानसभाएं हैं, उनके पास क्या हो जाएगा, प्रस्ताव भेजा जाएगा। इनके पास क्या किया जाएगा, प्रस्ताव भेजा जाएगा। इधर कर दो हमें, ठीक है, तो इसमें क्या किया जाएगा, पहले प्रस्ताव, यानी कि जो क्या होगा, राष्ट्रपति से अनुमति लेनी पड़ेगी। राष्ट्रपति की अनुमति लेने के बाद जो विधानसभा है या फिर जो विधानसभाएं होती हैं, उसको क्या हो गई,
कि जो उस प्रस्ताव जो भेजा जाएगा, और उस प्रस्ताव क्या क्या भेजा जाएगा, कहाँ पर, मतलब कि यहाँ भेजा जाएगा, यहाँ भेजा जाएगा, और भेजने के बाद उस प्रस्ताव को काम क्या करेंगे, राष्ट्रपति के पास भेजेंगे। ठीक है, मतलब यहाँ भी प्रस्ताव, यहाँ भी प्रस्ताव पास मतलब सब कुछ हो गया, तो उसको क्या करेंगे, राष्ट्रपति के पास भेजेंगे। अब उसके बाद राष्ट्रपति क्या करेंगे, तीसरा काम, राष्ट्रपति क्या करेगा, उस पर समय निर्धारित कर देगा। ठीक है, पहला काम क्या करेगा, राष्ट्रपति से अनुमति लेनी पड़ेगी, फिर जो विधानसभा, चाहे विधानसभाएं जो होती हैं, राष्ट्रपति से पूर्व अनुमति लेंगे, फिर विधानसभा या जो विधानसभा होती है उनमें क्या क्या है, प्रस्ताव उसमें भेजा जाता है, फिर उस पर जो क्या करते हैं, राष्ट्रपति समय निर्धारित करता है। जब समय निर्धारित करता है तो अब ये होता है कि राष्ट्रपति जो होते हैं वो आप जो जैसे कि जो राज्य विधानसभाएं होती हैं, आप सहमत दिखाती हैं या सहमत नहीं दिखाती हैं, उससे आपको नहीं मतलब होता है। आप जो प्रस्ताव जो मिला है उस प्रस्ताव को आप संशोधन के लिए भेजा जाता है। लेकिन होता क्या है, प्रस्ताव तो भेजा जाता है, लेकिन जो जो राज्य विधानसभा होती है उसको क्या करती है, जो विधानसभा से सुझाव होता है उसको मानने के लिए वो बाध्य नहीं होती है। अच्छा, और जो प्रस्ताव होता है सबसे पहले कहा जाता है लोकसभा में, कहा जाता है लोकसभा में, लोकसभा में पारित होने के बाद कहा जाता है राज्यसभा में, राज्यसभा में जाएगा ये साधारण बहुमत, साधारण बहुमत कितना 50+1, इतना से क्या होता है, पारित हो जाता है। अच्छा, इतना करने के बाद जो राष्ट्रपति क्या करता है, उस पर हस्ताक्षर करता है। हस्ताक्षर करने के बाद वो क्या होता है, कानून बन जाता है। कानून बनने के बाद उस पर क्या होता है कि गजट उस पर लिखा जाता है, यानी गजट लिखने के पश्चात यह क्या होता है, लागू किया जाता है, और इस तरह से जो पारित जो प्रस्ताव होता है संविधान संशोधन नहीं माना जाता है। ठीक है, ये आपका जो आर्टिकल 3 का जो पूरा लेखा जोखा था। अब चलते हैं आगे। देखिए, राज्य पुनर्गठन आयोग इसी पर बना क्या, राज्य पुनर्गठन, पुनर्गठन कैसे ऐसे लगा, देख लीजिए, गप रहेगा, गप है, जो भी आपको दुविधा में जो रहेंगे आप देख लीजिएगा। तो राज्य पुनर्गठन आयोग, इसमें क्या है, जेबीपी, यह एक कमेटी है। अब जेबीपी का क्या है, फुल फॉर्म क्या होता है, पूरा नाम, जे से हो गया जवाहरलाल नेहरू, बी से क्या हो जाएगा वल्लभ भाई पटेल, पी से क्या हो जाएगा पट्टाभी सीतारमैया। इसमें क्या हुआ था कि राज्य पुनर्गठन आयोग में कि भाषा के आधार पर क्या राज्य बनाने की बात की गई, जो कि भाषा के आधार पर बनाना संभव नहीं था। क्या अगर राजा के भाषा के आधार पर अगर राज्य बनाए अगर तो मतलब कि जो हमारे जो राज्य हैं 28 राज्य, जगह जगह और भी बहुत सारी भाषाएं बोली जाती हैं, उससे अगर राज्य बनाए तो बहुत सारे यहाँ पर राज्यों का खंडार बन जाएगा। इसलिए यहाँ भाषा का आधार न बना करके जो कि बनाया गया। तो इसमें हुआ क्या कि इसमें आंध्र प्रदेश के एक नेता था, समाज सेवी, राम रामल्लू, समाज सेवी कौन थे, राम रामल्लू।
इन्होंने जिद कर दिया कि भाषा का आधार बनाने के लिए, और इन्होंने जिद कर दिया अन्ना हजारे की तरह से। उन्होंने भी एक बार आंदोलन किया था, पूरे भारत को आकार मचा कर दिया था। इन्होंने भी ऐसे ही अनशन बैठे, और उन अनशन के दौरान क्या हुआ, अन्ना हजारे तो बच गए बेचारे, लेकिन ये बेचारे नहीं बचे, ये क्या गए, टपक गए। अब जब चले गए मतलब उनकी मौत हो जाती है। जब इनकी मौत हो जाती है तो वहां के लोगों ने क्या किया, विद्रोह कर दिया। जब विद्रोह कर दिया तो अब पहली बार जो कि 1993 मतलब 1953 में 1 अक्टूबर 1953 को भाषा के आधार पर बनने वाला पहला राज्य था आंध्र प्रदेश। यानी कि भाषा के आधार पर बनने वाला पहला राज्य कौन है, आंध्र प्रदेश। फिर अब थोड़ा आगे चलते हैं। 1953 में फिर एक कमेटी बैठी जिसमें एक अध्यक्ष थे और 2 सदस्य थे। अध्यक्ष कौन थे, फजल अली थे। जो 1953 में जो कमेटी बनी थी उसके अध्यक्ष कौन थे, फजल अली। और 2 सदस्य कौन कौन थे, हृदयनाथ कुंजरू। पहले कौन थे, हृदयनाथ कुंजरू थे, और दूसरे कौन थे, के.एम. पन्नीकर। इन्होंने क्या किया कि एक आयोग गठित किया। और इन्होंने अपने रिपोर्ट भेजी। रिपोर्ट में क्या किया, उसमें राज्य बनाए गए। उस समय जो बने थे 14 राज्य बने थे और 6 केंद्र शासित राज्य बने थे। और इन 14 राज्यों का गठन किया गया। तो मैं तो उन लोगों ने जो क्या किया था, उस समय 14 राज्य बने थे। कौन कौन, ये तो बता ही चुका हूं। भाषा का आधार बनने वाला पहला राज्य कौन था, आंध्र प्रदेश 1953 में। अच्छा 53 में अगर 7 अगर जोड़ दें 60 हो जाएगा, ठीक है। उस समय 2 राज्य बने थे, महाराष्ट्र और गुजरात। कब बने थे, 1960 में। फिर है नागालैंड, बस 3 साल बाद 1963 में। पंजाब और हरियाणा फिर 3 साल, कौन है, अच्छा ठीक है, 3 साल बाद यही बने थे। फिर उसके बाद 3 साल अगले बाद क्या, पंजाब और हरियाणा कब बने थे, 1966 में। हिमाचल प्रदेश कब बना था, 1971 1971 में। फिर देखिए 2 साल बाद 1973 है। तो देखिए क्या है, मणिपुर, मेघालय, त्रिपुरा 3 राज्य हैं, 1 2 3, ये 3 है ना। अब देखिए लास्ट में 3 है, 2 3, 1973 में 3 राज्य बने थे। फिर है सिक्किम। सिक्किम मैंने बताया था 36वें संविधान संशोधन के अंतर्गत जो बना था उसको पूर्ण राज्य का दर्जा दिया गया था कब, 1975 में। फिर क्या है, गोवा, मिजोरम और अरुणाचल प्रदेश कब बने थे, 1987 में। अब 3 राज्य ऐसे हैं जो एक ही महीने में बन गए थे। पहले है छत्तीसगढ़, 26वां राज्य जो है, क्या है, 1 नवंबर 2000 को। अब इसको देखिए करना क्या है कि एच की जो प्रेस वैल्यू होती है कितनी, 8 होती है। देखिए 8 होती है ना। तो 8 और में 1 का जोड़ कितना हो जाएगा, 9 हो जाएगा। तो उत्तराखंड कब बना था, 8 नवंबर 2000 को बना था। फिर झारखंड सबको झाड़ दिया, मतलब 15 नवंबर 2000 को। फिर तेलंगाना आते हैं। तेलंगाना में क्या हुआ, 2 जून 2014। फिर लास्ट में जो आपको बना है लद्दाख 5 अगस्त 2019 को।
ये आपका पूरा जो है कि भाग एक जो संघ एवं राज्य क्षेत्र है उसके बारे में है। अब हम लोग चलते हैं भाग दो के यहाँ। अब है भाग दो। भाग दो में मैंने जो 22 भाग पढ़ाया था उसमें बताया था कि भाग दो में क्या है, नागरिकता। पहला भाग में क्या था, संघ एवं राज्य क्षेत्र। अगर जो संघ और राज्य क्षेत्र अगर है तो जाहिर सी बात है उसमें नागरिक होंगे। जब नागरिक होंगे तो उसमें नागरिकता भी होनी चाहिए। तो जब नागरिकता होगी जाहिर सी बात है भाग दो में क्या है, नागरिकता मिलेगी। फिर उसके बाद आते हैं एकल नागरिकता। देखिए इसी में आएंगे NRI मतलब नॉन रेसिडेंट इंडियन, ठीक है। ठीक है, PIO पर्सन ऑफ इंडियन ओरिजिन, क्या है कि जिसकी 4 पीढ़ियां क्या है पहले भारत में रह चुकी हो, उसे क्या दिया जाता है, भारत की नागरिकता दी जा सकती है। अच्छा, भारत की नागरिकता प्राप्त करने के लिए 4 तरह से प्राप्त की जाती है। इस कैसे वंशानुगति के माध्यम से भी जो कि भारत की नागरिकता दी जा सकती है। फिर क्या है, देशीकरण, फिर पंजीकरण, ये होता है संसद के द्वारा होता है। फिर जन्म से हैं। फिर आते हैं आर्टिकल 5 पर। नागरिकता में देखिए जो 5 से 11 तक क्या है, नागरिकता दिया गया है। लेकिन जो इम्पोर्टेंट है पुरुष के लिहाज से उसको मैं डाल रहा हूँ मैं, ठीक है। जो आर्टिकल 5 है इसमें क्या है कि जो संविधान की जो प्रारंभ से क्या है, इसमें नागरिकता दी गई है कि प्रारंभ से नागरिकता कैसे लेंगे। फिर जो आर्टिकल 8 है, आर्टिकल 8 में क्या है कि जो जैसे कि भारत से बाहर जो लोग रहते हैं, ठीक है, जो भारत से बाहर जो रहते हैं विदेशी राज्य में, तो अभी मान लीजिए कुछ लोग बाहर रहते होंगे, बहुत से लोग, तो उनकी भी नागरिकता क्या है, रहेगी। मतलब कि 10 साल तक कुछ लोग रह चुके हैं वहीं पर, तो उनकी नागरिकता समाप्त नहीं कर सकते हैं। आर्टिकल 11 में क्या है कि जो विदेशों में रह रहे हैं, लेकिन नहीं, ये आर्टिकल 11 में विदेशों में नहीं है। जैसे आर्टिकल में भूल गया मैं, आर्टिकल 9 इसमें क्या है कि जो विदेशों में रह रहे हैं, ठीक है, स्वेच्छा से अपनी इच्छा से, और वहां की नागरिकता ले चुके हैं, तो उनको भारत में क्या है कि उनकी नागरिकता अपने आप समाप्त हो जाएगी। किस आर्टिकल के तहत, आर्टिकल 9 के तहत। फिर क्या है कि आर्टिकल 11 इसमें क्या है कि कुछ ऐसे स्रोत हैं, जैसे कि कुछ ऐसे विशेष व्यक्ति के लिए होता है जो कि नागरिकता यहाँ के भी रखे हैं और विदेशों के में रखे हैं, जैसे यहाँ भी रह रहे हैं और अमेरिका में रह रहे हैं, तो उनके लिए कौन सा प्रावधान है, आर्टिकल 11, जो इसे कहते हैं दोहरी नागरिकता, ठीक है। ये आपका जो कि पूरा जो कि भाग 2 कंप्लीट है यहाँ तक। अब जो कि भाग 3 जो है अगले वीडियो में डालूंगा।